सभी बच्चों को नमस्कार। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, अपनों ने लास्ट क्लास में मियोसिस को शुरू किया था और मैंने बताया था कि मियोसिस में क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने बताया था कि जो सेल मियोसिस को प्रदर्शित करती है वो सेल मियोसाइट कहलाती है। मियोसिस दो प्रकार का होता है, एक मियोसिस प्रथम और दूसरा मियोसिस सेकंड, और इन दोनों के बीच के गैप को इंटरकाइनेसिस कहते हैं। और साथ ही साथ मैंने बताया था कि मियोसिस में डीएनए रिप्लिकेशन केवल और केवल एक बार होता है, जबकि डीएनए डिवीज़न दो बार होता है, एक तो मियोसिस प्रथम और एक होता है मियोसिस सेकंड, ठीक है। तो मियोसिस में डीएनए का डिवीज़न दो बार होता है, ठीक है। तो और मैंने बताया था कि मियोसिस प्रथम की चार फेज होती है, एक प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इसी प्रकार से मियोसिस सेकंड में भी चार फेज होती है, उन्हें सेकंड कहते हैं, और मियोसिस प्रथम की प्रथम फेज कहते हैं। तो बच्चों, अपनी बात शुरू हो गई थी मियोसिस प्रथम की। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, पूरा का पूरा आज का लेक्चर समझने वाला है, ठीक है। क्योंकि आज कोशिश करेंगे कि मियोसिस प्रथम कंप्लीट हो जाए। मियोसिस फर्स्ट की बात की थी, और मियोसिस प्रथम में अपनों ने स्टार्ट किया था प्रोफेज प्रथम, और प्रोफेज प्रथम आगे 5 फेज में वापस डिवाइड हो जाता है। जैसे मैंने आपको कल बताया, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये आपको सीक्वेंस से याद रहने चाहिए। और मोटा मोटा मैंने आपको बताया भी था कि इनमें क्या क्या होता है। तो बच्चों, आज अपने शुरू करते हैं प्रोफेज फर्स्ट से, ठीक है। अब देखो, प्रोफेज फर्स्ट में पहली फेज आती है, उसे अपने कहते हैं लेप्टोटीन। क्या बोलते हैं बच्चों? लेप्टोटीन, ठीक है। सीक्वेंस पक्का याद रहना चाहिए आपके। लेप्टोटीन में क्या होगा? प्रोफेज प्रथम की फर्स्ट फेज को लेप्टोटीन कहते हैं। इसमें क्रोमेटीन का संघनन प्रारंभ हो जाता है। क्रोमेटीन यानी कि उलझा हुआ डीएनए क्रोमेटीन कहलाता है। क्रोमेटीन का उलझा हुआ डीएनए है, क्रोमेटीन का संघनन शुरू हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। संघनन शुरू हो जाता है, और ये संघनन इस पूरी लेप्टोटीन में चलता रहता है, और संघनन इसमें चलता रहता है, यानी कि कंप्लीट नहीं होता है संघनन। जब तक लेप्टोटीन चलेगी तब तक क्रोमेटीन का संघनन चलता रहता है, यानी कि क्रोमेटीन क्रोमोसोम में बदलती रहती है। बस इतना सा ध्यान रखना है कि चाहे कोई सी प्रोफेज आए, मैं एम फेज की प्रोफेज की बात करूं या फिर मैं लेप्टोटीन बात करूं, इनमें हो क्या रहा है? सबसे पहली कंडीशन यही है कि क्रोमेटीन का संघनन होता है, यानी कि क्रोमेटीन धीरे धीरे क्रोमोसोम में बदलना शुरू हो जाती है। 2 नंबर फेज लेप्टोटीन के बाद में मैंने बताया था आपको जाइगोटीन, ठीक है, जाइगोटीन। अब देखो, जाइगोटीन में क्या होता है कि जाइगोटीन में समजात गुणसूत्रों के मध्य युग्मन शुरू हो जाता है, पेयरिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। मान लीजिए 2 क्रोमोसोम हैं जो एक जैसे हैं, वो क्या कर लेंगे? जोड़े बनाना शुरू कर देंगे, और जोड़े बनाने की प्रक्रिया को सिनेप्सिस कहते हैं, ठीक है। एक बार मैं लिखता हूँ, फिर मैं बताता हूँ। समजात गुणसूत्रों के मध्य पेयरिंग का मतलब होता है युग्मन मतलब जोड़े, है ना। जोड़े बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। और जोड़े बनने की प्रक्रिया, पहली लाइन तो ये होगी, दूसरी लाइन है कि जोड़े बोले तो युग्मन, पेयरिंग, युग्मन की प्रक्रिया। किसके युग्मन की प्रक्रिया?
क्रोमोसोम युग्मन की प्रक्रिया सिनेप्सिस कहलाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार तो सीधा सा क्वेश्चन आ जाता है कि सिनेप्सिस किस फेज का गुण है, करैक्टर है, तो सीधा सा आंसर जाएगा जाइगोटीन का है। इसका है बच्चों जाइगोटीन का है। अब देखो ये मैंने कहा कि एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, एक जोड़ा होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है इनका जोड़ा जो बनता है वो स्नेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की वजह से बनता है। ये इन दोनों के बीच में है स्नेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। स्नेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है। ये एक प्रकार का केमिकल है जो पेयरिंग में हेल्प करता है। ठीक है, यह रसायन या केमिकल, यह रसायन है जो क्या करता है, हेल्प इन पेयरिंग। हेल्प इन पेयरिंग, पेयरिंग का मतलब क्या समझते हो बच्चों, जोड़ा, जोड़े बनने में हेल्प करता है क्रोमोसोम के। ठीक है, तो अब देखो पेयरिंग का रिजल्ट क्या है। पेयरिंग हो जाएगी तो फिर क्या होगा, ये क्या है अपने पास दो क्रोमोसोम है। यहाँ फिर मैं अब ऐसे बोल सकता हूँ कि ये एक जोड़ा क्रोमोसोम है। बात तो वही है, ये मैंने कहा आपके सामने बच्चों दो क्रोमोसोम है। दो क्रोमोसोम कहूँ या फिर मैं कहूँ कि एक जोड़ा क्रोमोसोम है। ठीक है, एक जोड़ा क्रोमोसोम है। ठीक है, एक क्रोमोसोम तो ये रहा और एक क्रोमोसोम ये रहा, यानी कि क्रोमोसोम की संख्या 2 है। अगर मैं बात करूं इनमें क्रोमेटिड का नंबर कितना है, 1 2 3 4, यानी कि 4 है। यानी कि एक जोड़े समजात गुणसूत्र में 4 क्रोमेटिन है। ठीक है, तो मैं लाइन लिखता हूं बच्चों, बड़ी ही समझने वाली लाइन है कि अगर मैं बात करता हूं क्रोमोसोम की संख्या, समझिएगा ध्यान से, क्रोमोसोम की संख्या इसमें चल रही है ना, क्रोमोसोम की संख्या की अगर मैं बात करूं तो कितना है, 2 है। और 2 है तो एनसीईआरटी ने इसके लिए टर्म यूज़ की है बाईवेलेंट। बाई का मतलब 2 होता है ना, बाईवेलेंट, 2 के लिए मैंने बोला बाईवेलेंट है। अब मैं पूछूं कि इस स्ट्रक्चर में कितना बाईवेलेंट है, तो आप कहोगे एक, क्रोमोसोम का नंबर कितना है, 2, क्रोमोसोम के जोड़े की संख्या कितनी है, 1, तीनों का मतलब तो एक ही है ना। और एक लाइन ये बनती है कि क्रोमेटिड की संख्या, क्रोमेटिड की संख्या, क्रोमेटिड की संख्या हो जाएगी अपने पास 4, है ना, 4 है कि नहीं है, 4 है। और 4 के लिए टर्म यूज़ करते हैं टेट्राड। क्या करते हैं, टेट्राड, यानी कि एक जोड़ा गुणसूत्र में 4 क्रोमेटिड है, या फिर मैं कहूँगा कि एक टेट्राड है। बात तो वही हो गई। इसका मतलब ध्यान से देखिए बच्चों इस लाइन को, 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। अब आप खुद से सोचिए कि इसमें बाईवेलेंट और टेट्राड की संख्या क्या होगी। सोचो बच्चों, सोचो कि बाईवेलेंट एंड टेट्राड की संख्या क्या होगी, टेट्राड की संख्या क्या होगी। तो ध्यान दे बच्चों, जितना जोड़ा होगा उतना ही बाईवेलेंट होगा और उतना ही टेट्राड होगा। इस बात को आप अच्छे से नोट कर लेंगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ ह्यूमन सेल की। ह्यूमन सेल में क्रोमोसोम का नंबर होता है 46। कितना होता है बच्चों, 46 होता है। या फिर मैं कहूँ बच्चों कि इसमें 23 जोड़ा क्रोमोसोम होता है। कितने होते हैं, 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। ये बात सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही बात है। तो बताओ ह्यूमन में कितना टेट्राड होगा, टेट्राड होगा, और कितना बाईवेलेंट होगा, कितना बाईवेलेंट होगा। अभी मैंने आपको बताया जितना जोड़े क्रोमोसोम होगा उतना ही बाईवेलेंट होगा और उतना ही टेट्राड होगा, यानी कि आंसर आएगा 23 और 23। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। बड़ी ही समझने वाली बात थी, तो मैं आशा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आई होगी। और इसी के साथ अपना जाइगोटीन कंप्लीट हो गया है। अब जाइगोटीन के बाद नेक्स्ट फेज आती है, उसे कहते हैं पेकाइटिन।
क्या कहते हैं, पेकाइटिन। 3 नंबर यानी कि सी फेज आ गई, पेकाइटिन। पेकाइटिन, अब पेकाइटिन में क्या होगा कि ये जो अपनों ने बाइवेलेंट बनाए हैं, टेट्राड बनाए हैं, ये क्लियर विजुअल होने लगते हैं। बाइवेलेंट, ठीक है, और टेट्राड, बात एक ही है, क्लियर विजुअल होने लगते हैं, ठीक है। अब देखिएगा बच्चों, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है कि मैंने कहा कि अपने पास क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है, एक जोड़ा है, ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो मैंने कहा कि अपने पास एक जोड़ा होमोलोगस क्रोमोसोम है। ध्यान से देखिएगा बच्चों डायग्राम को। पेकाइटिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फेज। इस प्रकार से चलती है पेकाइटिन। ठीक है, ये अपने पास एक क्रोमोसोम हो गया, ये अपने पास एक क्रोमोसोम हो गया, ठीक है, और इनके बीच में ये क्या है, स्नैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। इसको अलग कलर से बनाते हैं, ये हो गई स्नैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। अब देखो 1 2 यानी कि एक क्रोमोसोम, 1 2 यानी कि एक क्रोमोसोम, यानी कि ये जो मैंने आपके सामने एक स्ट्रक्चर बनाई है, इसे कहते हैं एक जुड़ा होमोलोगस क्रोमोसोम जो पेयरिंग किया हुआ है, ठीक है। अब देखो ये दोनों, ये और ये वाली, इसको कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड, क्रोमेटिड, ठीक है। और अपने पास ये वाली क्रोमेटिड और ये वाली क्रोमेटिड है, इसको कहते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस ऑफ पेयरिंग ऑफ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम के जोड़े की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। और ये जो मैंने आपको ब्राउन ब्राउन सी शो की है, इसको कहते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स, इसे कहते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स, ठीक है। अब देखो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल में होता है, नोड्यूल्स में होता है रिकॉम्बिनेज एंजाइम, रिकॉम्बिनेज एंजाइम होता है। अब ये एंजाइम हेल्प करता है जेनेटिक एक्सचेंज बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस पेयर। समझाई क्या बात, यह कौन, रिकॉम्बिनेज एंजाइम जेनेटिक मटेरियल्स के, यह नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य आनुवंशिक पदार्थों के आदान प्रदान में सहायता करता है। और जहाँ पर ये आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है उसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है, और इसे ही क्या कहते हो, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्या कहते हो बच्चों, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि वह कौन सी फेज है जिसमें आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है, पेकाइटिन है। या फिर ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान क्या कहलाता है, क्रॉसिंग ओवर कहलाता है ना। ऐसे सिंपल से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो अब देखो पेकाइटिन में क्या होता है कि जो बाइवेलेंट बनाए थे अपनों ने जाइगोटिन में, बाइवेलेंट क्लियरली विजिबल, यानी कि पेकाइटिन में स्पष्ट रूप से बाइवेलेंट दिखाई देते हैं। और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बनती है, ठीक है, जहाँ पर क्या होता है, आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है, ठीक है बच्चों। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको पेकाइटिन अच्छे से समझ में आई होगी।
अब देखो डी नंबर, है ना, डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होता है, याद करो आप जाइगोटीन फेज को, जहाँ पर स्नैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना था, अब यहाँ पर उसका विघटन होना शुरू हो जाता है, स्नैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का विघटन होना शुरू हो जाता है, विघटन होना शुरू हो जाता है। पहली लाइन तो ये याद रखना है, ठीक है। और गुणसूत्र इंड दूर हो जाते हैं, ठीक है, दूर हो जाते हैं ये, और दूर हो जाते हैं ये केवल, ये मतलब क्रोमोसोम, ये केवल क्रॉसिंग ओवर वाली जगह पर जुड़े रहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से क्रॉस समझते हो, क्रॉस ऐसे क्रॉस जैसी स्ट्रक्चर बनती है जिसे कियाज़मेटा कहते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था कियाज़मेटा किसका फीचर है, डिप्लोटीन फेज का फीचर है। आपके सामने प्रोफेज की 5 फेज थी, याद करो, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकार्टीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। आपसे पूछा जाए कि इन 5 में से सबसे लंबी फेज कौन सी है, तो आपको बताना है डिप्लोटीन, क्योंकि ये फेज फीमेल का जब ओवम बनता है तो वो उसमें डिप्लोटीन में आकर वो ओवम रुक जाता है, ठीक है। और वो ओवम बाद में मैच्योर होता है जब फीमेल यानी कि गर्ल्स है वो क्या हो, मैच्योर हो, ठीक है, तो उसमें रुका रहता है डिप्लोटीन फेज में। इसलिए कहते हैं कि डिप्लोटीन प्रोफेज प्रथम की सबसे लंबी अवस्था है, ठीक है। तो मैंने कहा स्तनधारियों में मियोसिस प्रथम, या फिर मैं कहूँ स्तनधारियों में फीटस अरेस्ट इन डिप्लोटीन, ठीक है। डिप्लोटीन, और साथ ही साथ याद रखें लैंप ब्रुश बनते हैं, लैंप ब्रुश फॉर्म अकर, ठीक है, लैंप ब्रुश बनते हैं। अब देखो लास्ट फेज जिसे अपने डाइकाइनेसिस कहते हैं, डाइकाइनेसिस फेज है। इसमें क्या होता है, कियाज़मेटा का उपांती भवन होता है। क्या होता है बच्चों, कियाज़मेटा का उपांती भवन, होता है। अब कैसे होता है देखिएगा, ये मैंने कहा एक क्रोमोसोम, ठीक है, एक क्रोमोसोम अपने पास ये रहा, ठीक है, यानी कि अब ये स्ट्रक्चर बन गई अपने पास एक जोड़ा क्रोमोसोम। ये जो स्ट्रक्चर है क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं कियाज़मेटा। और कियाज़मेटा कहाँ पर बनता है, डिप्लोटीन में, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या होगा इसमें टर्मिनलाइजेशन, अब देखो इस प्रकार से टर्मिनलाइजेशन होता है, बिल्कुल इंड पे जुड़ा रहता है ऐसे, ठीक है, ऐसे। अब ये क्या हो गया, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज़मेटा, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज़मेटा अकर होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। ये बात रही डाइकाइनेसिस की, जिसमें कियाज़मेटा का उपांती भवन होता है। अब देखो आगे चलते हैं,
डाइकाइनेसिस खत्म हो गया, इसका मतलब है कि प्रोफेज प्रथम खत्म हो गया है। 2 नंबर फेज आएगी मेटाफेज। मेटाफेज प्रथम, ध्यान दें इस बात को, मेटाफेज प्रथम। मेटाफेज प्रथम में क्या होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटने के साथ ये शुरू होगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाएगी, ब्रेक का मतलब टूट जाएगी, और स्पिंडल फाइबर, तरकु तंतु, स्पिंडल फाइबर गेट अटैच टू क्रोमोजोम, है ना। स्पिंडल फाइबर क्रोमोजोम से जुड़ जाते हैं। अब मेटाफेज में क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाती है और स्पिंडल फाइबर क्रोमोजोम के काइनेटोकोर से जुड़ जाते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे जुड़ते हैं। ये मैंने कहा कि ये है सेंट्रोसोम, है ना। अपोजिट पोल पे भी क्या होगा, सेंट्रोसोम होंगे, 2 होते हैं। और ये मैंने कहा अपने पास ये हो गया क्रोमोजोम, है ना, ये क्रोमोजोम, ये हो गए क्रोमोजोम। ठीक है, और ये आपस में जुड़े रहते हैं। अभी आपको बताया जोड़ा बनता है, क्या बनता है इनका, जोड़ा बनता है। यानी कि अपने पास ये एक क्रोमोजोम, ये दूसरा क्रोमोजोम, ये एक क्रोमोजोम, ये दूसरा क्रोमोजोम, यानी कि कुल मिलाकर ये क्या है, जोड़ों के रूप में है और आपस में जुड़े रहते हैं। और ये है रही एक कोई सेल। ठीक है, तो मैंने कहा कि बच्चों कि अपोजिट पोल पे, विपरीत ध्रुवों पर समजात गुणसूत्र जोड़े के पास 2 स्पिंडल फाइबर है। कितने हैं, 2 स्पिंडल फाइबर है। अब देखो 2 स्पिंडल फाइबर दिखाते हैं कि ये स्पिंडल फाइबर ये रहा, एक जोड़ा है ना ये दोनों, तो इनके पास कितना है, 2 है। यानी कि ऐसे भी तो बोल सकता हूँ कि एक क्रोमोजोम के पास एक स्पिंडल फाइबर है कि नहीं है। ये तो एक जोड़ा बोलो चाहे आप 2 क्रोमोजोम बोलो, बात तो एक ही है। तो ये तो मैं समझाना चाहता हूँ आपको कि ह्यूमन सेल में होता क्या है। ह्यूमन सेल की बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। आपने पढ़ा माइटोसिस की मेटाफेज को, ये मेटाफेज है। ठीक है, याद करना माइटोसिस की क्या हुआ था उसमें मैंने कहा कि 40 क्रोमोजोम है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो एक क्रोमोजोम को 2 स्पिंडल फाइबर चाहिए थे, तो मेटाफेज ऑफ माइटोसिस, ठीक है, उसमें 92 स्पिंडल फाइबर की रिक्वायरमेंट थी। आप याद करना, पीछे डायग्राम देखना कि एक क्रोमोजोम से 2 स्पिंडल फाइबर जुड़े हैं, जबकि जो मेटाफेज फर्स्ट है, इसमें ह्यूमन सेल की बात कर रहे हैं तो 40 क्रोमोजोम बोले तो 23 जोड़े। ठीक है, अभी मैंने बोल दिया कि एक क्रोमोजोम के पास एक स्पिंडल फाइबर है, इसका मतलब जितने क्रोमोजोम उतने ही क्या होंगे, स्पिंडल फाइबर होंगे। आप डायग्राम को देखो, ये देखो ध्यान से, एक क्रोमोजोम एक स्पिंडल फाइबर है कि नहीं है। यानी कि अपने पास ये भी देखो, ये एक स्पिंडल फाइबर, एक क्रोमोजोम एक स्पिंडल फाइबर है कि नहीं है। ये फिर बात लागू हो रही है कि नहीं हो रही कि 40 क्रोमोजोम है ह्यूमन सेल में, तो 40 ही क्या है, स्पिंडल फाइबर। मेटाफेज जो माइटोसिस की थी उसमें 40 क्रोमोजोम थे, बिल्कुल सही बात है, परंतु एक क्रोमोजोम से यहाँ से भी जुड़ा था और यहाँ से भी जुड़ा था। इस प्रकार से एक क्रोमोजोम के पास 2 स्पिंडल फाइबर हुए कि नहीं हुए, बिल्कुल हो गए। ये बात समझाना चाहता हूँ मैं आपको। अब बात करते हैं बच्चों एनाफेज की। एनाफेज प्रथम, इसमें क्या होगा बच्चों, सेंट्रोमियर स्प्लिट होता था, यहाँ पर क्या टूटेगा, जो युग्मन हुआ था, पेयरिंग हुई थी, वो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। तो देखो ये मैंने कहा सेंट्रोमियर, बिल्कुल सही बात है। तो ये क्रोमोजोम और क्रोमोजोम, अब देखो ध्यान से, एक क्रोमोजोम के पास कितना स्पिंडल फाइबर है। अब देखो, ये मान लीजिए कोई ह्यूमन सेल है और ह्यूमन सेल में कितने क्रोमोजोम,
40 क्रोमोजोम, 40 क्रोमोजोम होते हैं। तो अब देखो ध्यान से आप कि क्रोमोजोम, एक क्रोमोजोम के पास एक स्पिंडल फाइबर है, यानी कि 23 तो इधर चले जाएंगे और 23 ही क्रोमोजोम इधर चले जाएंगे, यानी कि समजात गुणसूत्र है वो स्वतंत्र रूप से एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, है ना। समजात गुणसूत्रों के जोड़े, गुणसूत्र के जोड़े स्वतंत्र रूप से एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, क्लियर है। अब देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया था कि म्यूसिस वेरिएशन देता है ना। तो वो वेरिएशन, वो विभिन्नताएं कहाँ पर आती है बच्चों? वो आती है एक तो पेकाइटिन में। अब पेकाइटिन में कैसे आई आप बोलोगे? क्योंकि पेकाइटिन में अनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान हुआ था नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य, और एनाफेज प्रथम में भी वेरिएशन आता है, क्योंकि यहाँ पर जो होमोलोगस क्रोमोजोम थे वो क्या हो गए थे? एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से अलग अलग हो गए थे। अब फोर्थ स्टेप आ गया टीलोफेज प्रथम। अब टीलोफेज प्रथम में क्या होगा कि अब 2 सेल बनेगी, एक से क्या बनेगी? 2 सेल, और क्रोमेटिन वापस बन जाएगा, क्रोमेटिन पुनः निर्मित हो जाएगा, यानी कि एक सेल से क्या बन जाएगी? 2 सेल बन जाएगी। फिर उन दोनों में इंटरकाइनेसिस के बाद मियोसिस सेकंड होगा, और मियोसिस सेकंड से 2 से कितनी सेल बन जाएगी? 4 सेल बन जाएगी। ये 4 सेल नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। ठीक है, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मज़े से रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।